जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में और साथ ही हम उन किसान भाइयों के बारे में भी बात करेंगे जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है। सिंपल और साधारण विधि से किस तरह से वो फूल गोभी की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही आपको फूल गोभी की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां शेयर करने वाला हूं। किस तरह से आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है, मुख्य रूप से फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए, फर्टिगेशन शेड्यूल पे भी बात करेंगे, यानी कि आपको प्लांटेशन के बाद में मुख्य रूप से कौन कौन से जरूरी खाद उर्वरकों का फर्टिगेशन आपको करना है और अगर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तब आपको कौन कौन से खाद उर्वरक कौन कौन से समय में किस प्रकार से देने हैं। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में आप फूलगोभी का प्लांटेशन भी कर सकते हैं अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है वो इस समय पर फूलगोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगस्त माह में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको वैरायटियों का जो है वो खास तौर से ध्यान रखना है। अगस्त माह में कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है इसका वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखा है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मैं लगा दूंगा। अगर आप अगस्त माह में लगाई जाने वाली वैरायटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी इस समय पर आप फूलगोभी का प्लांटेशन भी कर सकते हैं और नर्सरी भी डाल सकते हैं पूरे अगस्त माह में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फूलगोभी की खेती सिंपल और साधारण विधि से करना चाहते हैं या फिर अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करना चाहते हैं तो जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है। देखिए, चाहे आप ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती करें, बेड बनाकर अगर आप खेती करना चाहते हैं या फिर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती करना चाहते हैं, जमीन की तैयारियों में कोई फर्क नहीं है। जमीन की तैयारियां आपको विशेष तौर से अच्छी तरह से ही करनी है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा जमीन की तैयारियों का, उसी तरीके से आपको जमीन की तैयारियां कर रही हैं। चाहे आप सिंपल विधि से खेती करें या फिर आप आधुनिक विधि से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती करें, जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले सबसे पहला ध्यान आपको यह रखना है, जमीन की तैयारियां आपको ऐसे समय पर करनी है जिस समय पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही हो। जिस समय पे 5-6 दिन का गैप लग जाए, बारिश नहीं हो रही हो 5-6 दिन पहले से, तब आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है। कुछ किसान भाई कमेंट करते थे, मतलब पहले वाले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसमें इतनी ज़्यादा जुताई वगैरह हम किस तरह से कर सकते हैं। तो भाई जिस समय पे बारिश हो रही है उस समय पे आपको जुताई करना जरूरी थोड़ी ना है। जरूरी यह है कि आपको ऐसे समय पर जुताइयां करनी चाहिए या खेत की तैयारियां करनी चाहिए जिस समय पर बारिश नहीं हो रही हो। या तो आपको पहले कर लेनी चाहिए थी या फिर अगर अब बारिश हो रही है तो 5-7 दिन रुक कर और उसके बाद आप मतलब जमीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 30 दिन बराबर बारिश होती रहेगी। और अगर हो रही है 30 दिन बराबर अगर आपके एरिया में हो रही है तो भाई आपका प्लांटेशन काफी मुश्किल है। जमीन की तैयारियां तो आपको सूखी मिट्टी में ही करनी पड़ेगी। जब बारिश काफी कम हो जाएगी उसी समय पे करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी जमीन की तैयारियां उसी समय पे होगी जिस समय पे कम से कम 1-2 इंच ऊपर से मिट्टी सूख जाए। ऐसे समय पे अगर आप जमीन की तैयारियां करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छे से ग्रो होगी और रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। फूलगोभी की फसल में जड़गलन और कॉलर रोड जैसी बीमारियां यानी फफूंद जनित रोग होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं और ये रोग ऐसे समय पे अगर आप जुताई वगैरह करवाते हैं तो ऐसी बीमारियां आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो जमीन की तैयारियां आपको ऐसे समय पे करनी है जिस समय पे मतलब बारिश वगैरह नहीं हो रही हो। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जुताई करने से पहले फूलगोभी की फसल अगर आप ले रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में जरूर डालनी है। एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, रासायनिक खाद उर्वरक आप जितने ज्यादा काम में लेंगे उतनी ही जमीन आपकी और ज्यादा डाउन होती जाएगी। तो फूलगोभी की फसल में अगर आप अच्छी मात्रा में मतलब सड़ा हुआ गोबर डाल देंगे, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे तो रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग आपको काफी कम करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फूलगोभी की फसल में अगर आपने अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाल दी तो बाकी रासायनिक खाद उर्वरकों का आपको कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोबर की खाद भाई नहीं डाली है तब तो आपको रासायनिक खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे और जितनी ज्यादा मात्रा में आप रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग करोगे अगली साल आपको उससे भी ज्यादा बढ़ाकर मतलब डोज लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है जमीन आपकी डाउन होती जाएगी जितने ज्यादा आप रासायनिक खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से
से 7 ट्रॉली तक आप डाल सकते हैं। फूल गोभी में जितनी अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालोगे उतनी ही अच्छी आपको फूल गोभी की फसल जो है वो अच्छे से ग्रो होगी, फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी आपका काफी शानदार जाएगा। तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में 2 से 3 जुताइयां मिट्टी पलटने वाले हल से, कल्टीवेटर से और मिट्टी भुरभुरे करने वाले हल से, यानी एक जुताई आपको रोटावेटर से भी करनी है। जमीन का आपको इस तरह की जमीन का चुनाव करना है जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, यानी कि उचित जल निकास वाली भूमि का आपको चुनाव करना है। और आखिरी जुताई के समय मतलब तीसरे कल्टीवेशन के समय जमीन आपकी एकदम समतल हो जानी चाहिए, बीच में कहीं भी झील वगैरह नहीं होनी चाहिए ताकि बारिश की वजह से कहीं भी जल भराव वगैरह की समस्या नहीं आए। और अगर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तब तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बेड तो आप बना नहीं पाएंगे। इस वजह से या तो आप क्यारियां बनाकर खेती करेंगे या आप फव्वारा इरिगेशन से खेती करेंगे। तो जमीन अगर आपकी इकसार नहीं होगी तो वहां पर आप जब सिंचाई करेंगे तब भी जल भराव जैसी समस्या आ सकती है और फूल गोभी के आपके जो प्लांट है वो काफी संख्या में खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। तो 2 से 3 जुताई आपको गोबर की खाद डालने के बाद में कर देनी है। उसके बाद में आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। जो किसान भाई अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डाल चुके हैं वो इन रासायनिक खाद उर्वरकों का जो डोज है वो कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज फूलगोभी की फसल में जो रासायनिक खाद उर्वरकों का जो डोज आपको लेना है वो यहां पर लेना है, मतलब 50 केजी आपको यहां पर जो है डीएपी काम में लेनी है, 30 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है और 25 केजी आपको जो है यूरिया काम में लेनी है। 5 केजी जिंक सल्फेट भी आपको जरूर काम में ले लेनी है और 500 ग्राम जो कार्बनडाजिम आता है 50% में वो फंगीसाइड आप जरूर ले लें। इसके लिए आप या तो बाविस्टिन काम में ले सकते हैं या फिर धानुका कंपनी का धानुस्टिन काम में ले सकते हैं। यह फंगीसाइड आपको जरूर ऐड कर लेना है, चाहे रासायनिक खाद उर्वरक डालें या नहीं डालें, आप चाहे कम मात्रा में डालें या ज्यादा मात्रा में डालें, लेकिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यह फंगीसाइड जरूर ऐड कर लें ताकि जड़ गलन वगैरह की समस्या आपको फूलगोभी में ना देखने को मिले। ये बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती है फूलगोभी की फसल में। इन सभी खाद उर्वरकों को मिक्स करके और आखिरी कल्टीवेशन जब आप कर रहे हैं उस समय पे, उससे पहले मतलब ये सारे खाद उर्वरक इकसार मात्रा में आपको अपने खेत में डाल देने हैं। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लेना है, पाटा नहीं लगाना है। कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, पाटा चला देते हैं। तो भाई बारिश के सीजन में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं फूलगोभी की या किसी भी तरह की सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हैं और सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तब तो आपको पाटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप पाटा लगाएंगे और बारिश ज्यादा होगी तो जल भराव की समस्या और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। कोशिश करें बिना पाटा लगाए ही आप जो है फूलगोभी की खेती करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप पाटा लगाएंगे तो जमीन आपकी वापस टाइट हो जाएगी और जल भराव की समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो या तो आप ये करें कि आखिरी कल्टीवेशन जो है वो रोटावेटर से करवा लें ताकि जमीन भी आपकी इकसार हो जाएगी और आपको पाटा भी नहीं चलाना पड़ेगा, यानी पाटा लगाने का खर्चा भी आपका एक्स्ट्रा जो होगा वो बच जाएगा। वरना आखिरी जुताई यानी कि आपने हेरो से करवाई तो एक जुताई तो आपकी हेरो से हो गई, दोबारा फिर आप पाटा चलाएंगे तो फिर से आपका ट्रैक्टर का खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा यह है कि आप रोटावेटर से आखिरी जुताई करवा लेंगे तो आपकी जुताई भी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और आपका पाटा लगाने का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। इस तरीके से आप जमीन की तैयारियां कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जमीन की तैयारियां पूरी होने के बाद में जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करना चाहें उनको तो और अब कुछ नहीं करना है। जमीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में खाद उर्वरक पूरे डालने के बाद में आपको क्यारियां बनाकर अगर आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्यारियां बनाएं, और अगर क्यारियां बनाकर नहीं कर रहे हैं फव्वारा इरिगेशन से जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं तो उनको कुछ भी नहीं करना है, सीधी लाइन में प्लांटेशन कर दें। प्लांटेशन में आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, मतलब लाइन से लाइन की दूरी आपको जो है वो 2 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। इससे क्या होगा, आपके प्लांट को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस भी मिल जाएगा, मतलब ज्यादा स्पेस भी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा जगह भी आपकी जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगी। इसलिए 2-2 फीट की दूरी पे आपको जो है वो प्लांट लाइन बनानी है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट तो आपको रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम 1 फीट तक आपको रखनी है। अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं, यानी कि अगर आप जुलाई माह में या फिर जून माह में इसका प्लांटेशन कर रहे हैं तब आप थोड़ा सा स्पेस और भी कम रख सकते हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी लगभग आप 1.5 फीट रख सकते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी आप जो है 1 फीट से थोड़ी कम भी रख सकते हैं, 1-2 इंच। लेकिन अगस्त माह में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं या अगस्त में नर्सरी डाल के उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे और सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तो भाई आपको इतना स्पेस जो मैंने आपको बताया है, यानी कि लाइन से लाइन 2 फीट और प्लांट से प्लांट 1 फीट, इतना स्पेस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि इस समय पे लगाई गई फूलगोभी का जो प्लांट होगा वो काफी हैवी हो जाता है, स्पेस
स्पेस उसको पूरा चाहिए फैलने के लिए, इसलिए आपको इतनी जगह मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। 2-2 फीट का अगर आप स्पेस रखेंगे लाइन से लाइन का, तो आपका जो है स्पेस एक्स्ट्रा भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़ा सा चलने के लिए आपका स्पेस भी रह जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बीच में से निकलना चाहें तो आराम से रख रखाव करिए, या फिर स्प्रे वगैरह निकालते समय आपको परेशानी भी नहीं होगी। इस तरीके से आप इसका प्लांटेशन करें। और जो किसान भाई बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती कर रहे हैं, तो 3-3 फीट की दूरी पे जो है आपको बेड बनाने हैं, यानी कि बेड से बेड की दूरी 3 फीट हो। बेड ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, लगभग 1 फीट ऊंचाई हो बेड की, और बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 2.5 से 3 फीट हो। उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालकर और जिगजैग आपको प्लांटेशन करना है। सीधी लाइन में बेड के ऊपर अगर आप सीधी लाइन में सिंगल प्लांटेशन करेंगे तो आपके नंबर ऑफ प्लांट जो है वो काफी कम रह जाएंगे, क्योंकि लाइन से लाइन का स्पेस तो हमने काफी छोड़ दिया, इसलिए प्लांट कितना भी हैवी हो जाए स्पेस तो उसको काफी मिल जाएगा। और अगर आपने सिंगल लाइन में प्लांटेशन किया तो नंबर ऑफ प्लांट काफी कम हो जाएंगे, इससे आपका उत्पादन जो है वो काफी डाउन रह जाएगा। तो जिगजैग आप प्लांटेशन करें। जिगजैग अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो सीधी लाइन पे जहां पे आपके 200 प्लांट आ रहे हैं एक लाइन में, वहीं पे लगभग 300 के प्लांट आसपास आपके प्लांट आ जाएंगे अगर आप जिगजैग प्लांटेशन करेंगे। यानी कि ड्रिप इरिगेशन की लाइन के दोनों तरफ आपको जिगजैग प्लांटेशन करना है। जिस तरह से आप ये प्लास्टिक मल्च में होल देख लीजिए, इस तरह से आपको जो है आपको प्लांटेशन करना है। बाकी प्लास्टिक मल्च आपको इसमें नहीं लगानी है। प्लास्टिक मल्च फूल गोभी की फसल में जो है लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक मल्च का खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। प्लांटेशन आपको शाम के समय करना है, 5 बजे बाद में प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करने के बाद में तुरंत बाद आप जो है ड्रेंचिंग विधि से पहली सिंचाई करें। काफी किसान भाई, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूं, काफी किसान भाई क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं और छोड़ देते हैं। 2-3 घंटे बाद में, या जब लाइट आती है या जो ट्यूबवेल आप चलाते हैं उस समय पे सिंचाई करते हैं, तो उस समय तक काफी देर हो चुकी होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा आपके प्लांट मर जाते हैं। इस वजह से जब भी आप प्लांटेशन करें, प्लांटेशन करके तुरंत प्रभाव से ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करें। कहने का मतलब है 2 आदमी आगे आगे प्लांटेशन करते रहें और 1 आदमी ड्रेंचिंग विधि से पीछे पीछे सिंचाई करता रहे। इस तरह से अगर आप प्लांटेशन करेंगे और प्लांटेशन करके तुरंत ड्रेंचिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। प्लांट आपके काफी संख्या में जो मर जाते हैं वो भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के बाद में पहली ड्रेंचिंग, ये आपको बता रहा हूं उन किसान भाइयों के लिए जो ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, और जो किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से खेती कर रहे हैं उनको किस तरह से कौन सी मात्रा में कौन सी खाद डालनी है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती कर रहे हैं। दोस्तों, पहला ड्रेंचिंग आपका प्लांटेशन होने के 3 या 4 दिन बाद में करना है, और इस पहले ड्रेंचिंग में आपको लेना है एक फंगीसाइड जो कार्बनडाजिम 50% आता है, उसका आपको फंगीसाइड का जो है ड्रेंचिंग करना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खुराक रखनी है, यानी कि 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी डालिए, उसमें 500 ग्राम फंगीसाइड डालिए, कार्बनडाजिम 50%, घोल को अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसके बाद में हर प्लांट की जड़ों में 100-100 ग्राम आपको डाल देना है। इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करनी है। कुछ किसान भाई, यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, मैं कल एक किसान भाई के कमेंट देख रहा था, मतलब कुछ किसान भाइयों को कुछ लोग क्या बताते हैं कि ड्रेंचिंग में जड़ गलन और कॉलर रोट की समस्याओं से बचने के लिए एजेक्स्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल इस तरह के फंगीसाइड सजेस्ट किए जाते हैं, और कुछ किसान भाई इस तरह के फंगीसाइड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो भाई इस तरह के फंगीसाइड का हमें भी पता है, लेकिन ये जो फंगीसाइड आते हैं ये आपके कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याओं के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं आपको वही फंगीसाइड बताता हूं जो उस बीमारी के लिए या उस बीमारी की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर पहली ड्रेंचिंग के लिए, खास करके फूल गोभी के लिए, कार्बनडाजिम 50% ये सबसे बढ़िया फंगीसाइड है। आप चाहे धानुस्टिन काम में ले सकते हैं या फिर आप बावेस्टिन काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पहली ड्रेंचिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बनडाजिम 50% की करनी है। ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड है जो कि जड़ गलन और कॉलर रोट को काफी अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल कर लेता है। ये फंगीसाइड आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कोई भी फंगीसाइड लेने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान भाइयों को मतलब गलत जानकारी होने की वजह से महंगे से महंगा फंगीसाइड खरीद भी लेते हैं, यानी कि टेबुकोनाजोल जो एजेक्स्ट्रोबिन वगैरह होते हैं, इस तरह के जो फंगीसाइड होते हैं इनकी कीमत इनसे कहीं गुना ज्यादा होती है। इतना महंगा फंगीसाइड लेते हैं और उसके बाद में ड्रेंचिंग करते हैं, रिजल्ट भी मतलब इनका कुछ नहीं मिलता है। टोटल आपके पैसे जो है वो वेस्ट चले जाएंगे। आपको इस तरह के फंगीसाइड काम में नहीं लेने हैं। तो पहला ड्रेंचिंग आपको इसका करना है। उसके बाद में
दूसरे ड्रेंचिंग में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ये आपको तब करना है जब आपका प्लांटेशन लगभग 10 से 15 दिन का हो जाए। ह्यूमिक एसिड भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 200 ग्राम पानी लीजिए ड्रम में, उसके अंदर 500 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड लीजिए। 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। घोल को मिक्स कीजिए और वही घोल जो आपने तैयार किया है 100 ml हर प्लांट की जड़ों में आप डाल दीजिए, यानी कि ड्रेंचिंग विधि से आपको ये ह्यूमिक एसिड देना है। उसके बाद में तीसरी फर्टिगेशन की बात करें, अब आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से फर्टिगेशन ही करने हैं। इस समय पे आपको जो है ड्रेंचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इस समय पे आपके प्लांट में व्हाइट रूट्स वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जो खाद उर्वरक देंगे प्लांट के पास आसानी से वो पहुंच जाएंगी। तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप पहला फर्टिगेशन करें। पहले फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 19-19 15 से 20 दिन की अवस्था में। दूसरे फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 12-61-0। ये आपको तब लेना है जब आपका प्लांटेशन हुए महीना भर हो जाए। उसके बाद में अगला फर्टिगेशन लेना है 35 से 40 दिन की अवस्था में। इसमें आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की आपको खुराक रखनी है 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरोन की जो खुराक है वो आपको रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जो NPK खाद मैंने आपको बताया है NPK 19-19 और NPK 12-61-0, इनकी खुराक जो है वो आपको रखनी है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में अगला फर्टिगेशन आपको 40 से 45 दिन की अवस्था में करना है। इसमें आपको लेना है NPK 052-34। इसकी खुराक भी आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। बीच में आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों का फर्टिगेशन जरूर कर देना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस तरह से आप ड्रिप इरिगेशन में बताए गए फर्टिगेशन करके फूलगोभी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, जो किसान भाई फूलगोभी की खेती सिंपल और साधारण विधि से कर रहे हैं, उनको कौन से खाद उर्वरक कौन सी अवस्था में डालने हैं और कितनी मात्रा में डालने हैं, तो जैसे ही आपका प्लांटेशन हो जाए तो पहली खाद उर्वरक लेने हैं आपको 15 से 25 दिन की अवस्था में। यहाँ पर आपको 25 kg यूरिया काम में लेनी है, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड काम में लेना है। छिड़काव विधि से जमीन में डालकर और सिंचाई कर दें। दूसरी खाद उर्वरक आपको लेनी है 35 दिन की अवस्था में। 30 से 35 दिन की जब आपकी फूलगोभी हो जाए तब आपको दूसरी खाद उर्वरक काम में लेनी है। यहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम आप सागरिका काम में ले सकते हैं और 500 ग्राम आप माइक्रो न्यूट्रिएंट काम में ले सकते हैं। छिड़काव विधि से जमीन में डाल के और सिंचाई कर दें। तीसरी खाद उर्वरक आपको 45 दिन की अवस्था में करना है, यानी कि 40 से 45 दिन की आपकी फूलगोभी की फसल हो जाए तब आपको तीसरी खुराक देनी है। सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं, और ये जो खुराक मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से जो खाद बताई है उसी हिसाब से डालनी है। जब आपकी फूलगोभी की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, 6 से 8 kg आपको यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, 500 ग्राम आपको बोरोन लेना है। छिड़काव विधि से फूलगोभी की फसल में डालें और उसके बाद में सिंचाई कर दें। इस तरीके से आपको ये 3 मुख्य रूप से फर्टिगेशन करने हैं। उसके बाद में आपकी फूलगोभी की फसल में ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फूलगोभी की फसल अगर आप सिंपल विधि से कर रहे हैं या साधारण या आप ड्रिप इरिगेशन या वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन की मात्रा मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से उसी अवस्था में उतनी मात्रा में देनी है। उसके बाद में ज़्यादा नाइट्रोजन खादों का उपयोग आपको नहीं करना है। मतलब कुछ किसान भाई जो साधारण विधि से खेती कर रहे हैं, 25 kg यूरिया आपने 20 से 25 दिन की अवस्था में डाल दी। उसके बाद में क्या करते हैं, जब फूल बनने की अवस्था में आती है आपकी फूलगोभी फसल, उस समय पे 20 से 25 kg यूरिया और उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, फूलगोभी में फूल बनने की अवस्था में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपके फूल की जो साइज है वो भी खराब हो सकती है, फूल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो जो मात्रा खाद उर्वरकों की मैंने आपको बताई है उसी अवस्था में उतनी मात्रा में आपको डालने हैं। इस तरीके से अगर आप फूलगोभी की खेती करेंगे, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।